नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार जड़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं अपनी संस्कृत टेस्ट सीरीज वाली क्लास को। शाम के 7 से लेकर 8:30 तक या 9 तक हम अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षण विधि की हम ऑनलाइन लाइव क्लास में आपके सामने लेकर हाजिर होता हूं। आप लाइव क्लास के माध्यम से रात 7 से 8 बजे के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग सुबह इस टेस्ट सीरीज में जुड़ते हैं और यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम क्लास भी ज्वाइन करें, तो आप संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल पर रात के 7 बजे से 8 बजे के बीच मेरे साथ लाइव जुड़ करके संस्कृत शिक्षण विधि और व्याकरण का ऑफलाइन क्लास के समान ही अध्ययन कर सकते हैं। एक बार सभी को बहुत बहुत प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस टेस्ट सीरीज़ का पहला दिन है और मैं इसकी अनौपचारिक रूप से जो है आज इसका मैं प्रारंभ करूँगा। मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोग इस सीरीज़ का जो है जुड़ें, आप लोग इस लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देखें, अपने साथियों को भी जोड़ें। जब भी मैं इस सीरीज़ को अब एक एक प्रश्न को आगे लेकर चलूँगा, तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखूँगा कि जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं, आज प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। केवल प्रश्न पढ़कर उत्तर ही देने मात्र तक आपको नहीं रहना है, बल्कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन बिना देखे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जजमेंट नहीं करेंगे। जो भी प्रश्न आपके सामने होगा, ये मैंने अनुभव और ज्ञान दोनों का समन्वय बिठाकर आपके लिए परीक्षा में, ताकि सारे प्रश्न आपके अपने सिरे से मिल सके, ऐसा प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी। इसलिए इस प्रश्न को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पर जाएं। चारों ऑप्शन में जब आप कंफर्म कर लें कि नहीं सर ये उत्तर होगा निश्चित रूप से, उसको आप उत्तर दें। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अन्य जो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, उन 3 ऑप्शनों की भी कुछ ना कुछ तो सार्थकता जरूर होगी। ऐसा नहीं कि मैंने बिना बात उनको लिख दिया हो, नहीं, उनके भी अर्थ हैं, वो सब सार्थक शब्द हैं, वो कुछ ना कुछ अर्थ आपके लिए देते हैं। हो सकता है वो इस बार उत्तर ना हो, अगले प्रश्न का उत्तर हो, उससे आगे का उत्तर हो। एक ये भी आप ध्यान रखें, इस सीरीज़ में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे हम आर से पार चल रहे हैं। यानी आपकी जो भी इकाई है, जैसे पहला अपना वर्ण विचार का लेशन है, तो वर्ण विचार जो अपनी पहली इकाई है, उस वर्ण विचार के जो प्रश्न आप लगातार देखते चलेंगे, आपको लगेगा जैसे हम लोग दोहरान कार्य कर रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, बल्कि यहाँ वास्तव में आप जो भी पढ़े हैं अब तक वर्ण विचार में, उस सब का सारांश है, सार है, क्रमबद्ध रूप से एक दोहरान कार्य भी है। चलिए, समय हम नहीं करते खराब। अब आपका लगातार अब परीक्षाओं का दौर जो है हमारे सामने है और समय बहुत कम है। ऐसे में हमको बहुत अधिक पढ़ना भी और सीखना भी है। तो दोस्तों, आज मैं अनौपचारिक रूप से कल अपनी लय और ताल में अपन आ जाएंगे और भी अच्छा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज इसकी विधिवत में जो है प्रारंभ इसकी कर रहा हूँ। तो चलिए, आपके सामने बहुत देर से एक प्रश्न निहार रहा होगा, बार बार कह रहा होगा मुझे भी पढ़े और मेरा उत्तर दें। दोस्तों, आप इसे वीडियो को लाइक भी करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स पर में आज कैसा अनुभव आपका रहता है मुझे वो भी बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए कि आपकी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो सके, इसके लिए दोनों टाइम आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ। टेस्ट सीरीज में मैं शिक्षण विधियों को भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये संदेश, ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके, इसलिए हम वर्ण विचार से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद यदि आप चाहेंगे संधि से तो संधि से, नहीं तो अपन सीधा शिक्षण विधियों से, ताकि अपनी क्लास और टेस्ट दोनों साथ के साथ चलते रहेंगे, तो उसका तो कहना ही क्या। प्यारे साथियों, संस्कृत रीट, टेट, सेटेट, यूपीटेट आदि परीक्षाओं को आधार मान करके आज हम वर्ण विचार वाले टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा है भाषा शब्दे प्रत्ययः अस्ति। प्रश्न पढ़ते समय आपको हिंदी अर्थ भी आ जाना चाहिए। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि जो जरूरी शब्द हैं उनका अर्थ मैं आपको बताते हुए चलूँ। तो पहला प्रश्न है, भाषा यानी भाषा, शब्द यानी शब्द में, प्रत्यय माना प्रत्यय, अस्ति माना है। यानी भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हम अपने उत्तर पे आएंगे। जैसे पहला आपको लिखा है अच, दूसरा ऑप्शन लिखा है टाप, तीसरा लिखा है अ तथा ब, अर्थात अच और टाप दोनों, और चौथा ऑप्शन है न कॉपी, अर्थात कोई भी नहीं है। कमेंट्स में जल्दी करके आप बताइए इसका उत्तर मैं क्या लिखूं। हर प्रश्न के उत्तर में आपका कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट से मुझे लगेगा वास्तव में मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपकी उत्कंठा, आपकी जिज्ञासा इतनी प्रबल है कि आप हर प्रश्न को ज्वाइन करना चाहते हैं, हर प्रश्न के साथ आप जुड़ना चाहते हैं। जितना अधिक उत्तर हम देते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, लिखित अभिव्यक्ति करते हैं, याद रखिएगा वो प्रश्न हमारे मानस पटल पर उतना ही अच्छा छप जाता है। तो ठीक है, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भाषा शब्द में प्रत्यय हैं आपके अच और टाप दोनों। यानी आपके इस प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया होगा।
स जो ऑप्शन है आपका, इसमें अ तथा ब है वो हैं। बात करते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे हैं। याद रखिएगा, संस्कृत की एक धातु है और उस धातु का नाम है दोस्तों भाष। भाष धातु का अर्थ होता है कहना, कथन करना, बताना, वार्तालाप करना, संवाद करना। वास्तविक संस्कृत भाषा में अर्थ होता है वक्तायाम वाची। आपको ये भी याद रखना है कि परीक्षा में भाष धातु संबंधी अर्थ भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, वहाँ लिखा आएगा कि भाष धातु का क्या अर्थ है, तो आपके सामने ऑप्शन में आएगा संस्कृत में लिखा हुआ कि भास वक्तायाम, या फिर दूसरा जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसमें वाच शब्द से भी वो आपके अर्थ को दिखाने का प्रयास करेगा, वक्तायाम वाची। वक्ता भी कहना होता है, वाची अर्थ भी कहना होता है। तो सबसे पहले जो आपकी धातु है उसका नाम तो क्या है, भाष है। और भाष धातु में पहले हम अच प्रत्यय करते हैं, जैसा कि ये देखिए भाष कहने की धातु हुई, उसमें आप अच प्रत्यय करेंगे और अच प्रत्यय में जो शेष रहता है उसका नाम क्या है, अ। वास्तविक रूप से जो अच प्रत्यय होता है उसका नाम होता है अच। ठीक है, अब इस प्रत्यय में से आपने बचाया क्या, अ बचाया। भाष शकारांत शब्द है यानी शहलंत है, इसमें अ मिलेगा तो आपका पूरा शब्द क्या हो जाएगा, भाषा। और जैसे ही आप टाप प्रत्यय इसमें करेंगे तब टाप में क्या बचता है, आ शेष रहता है। जैसे अज से अजा, एडक से एडका, मूषक से मूषिका, शिक्षक से शिक्षिका, चारक से चारिका, पालक से पालिका, ऐसे। तो भाष का अ और टाप का आ मिलकर के अंतिम आपका जो शब्द बन जाता है उसका नाम क्या है, भाषा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अ है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आ है। अ और आ में सवर्ण दीर्घ संधि होती है अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से, और भाष और आ मिलकर लास्ट में आपका जो शब्द बनता है वो क्या है, भाषा। तो भाषा शब्द में प्रत्यय पूछने पर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपके दिमाग में टाप प्रत्यय सेट रहता है तो आपको लगता है कि बस लगा दो। तो इस दोनों हिसाब से आपको देखना है, इसलिए मैं कह रहा था कि जब भी आप पढ़ें तब आप हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ें। कई बार ऐसे ऑप्शन पढ़ने से भी हमारे प्रश्न का उत्तर निकल के आता है, बाद में हमको लगता है कि यार अभी मैं कर देता तो गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ से बचें इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ें। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। वीडियो को आप शेयर करना नहीं भूलिएगा, जितना अधिक आप वीडियो को शेयर करेंगे अधिक लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा काम मैं कर सकूँगा। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है, संस्कृत शब्दे प्रत्यय अस्ति। पहले आपने भाषा शब्द पढ़ा है, हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं इसलिए अब संस्कृत शब्द हम पढ़ेंगे। संस्कृत शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। सबसे पहले हम उत्तर को देख लेते हैं। संस्कृत शब्द में प्रत्यय है दोस्तों अक्त प्रत्यय। उत्तर कौन सा हो गया आपका, ब। अक्त प्रत्यय है। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग भी किया गया। आप लोग जब शब्द सिद्धि पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ वास्तव में क्या है, एक सम उपसर्ग है। फिर इसके बाद में एक धातु है क्री, हालांकि आपकी ओरिजिनल धातु जो होती है वो डुक्रियाँ होती हैं, और उसके बाद में आपका प्रत्यय होता है अक्त। अक्त में त शेष रहता है, क्री धातु में तय जुड़ता है तो कृत बन जाता है। सम आगे उपसर्ग है, सम के मैं को दोस्तों अनुस्वार हो जाता है, और आप इस रूप में संस्कृत शब्द को लिखा हुआ देखते हैं। बीच में एक सुट का आगम भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे सुट पता नहीं क्या चीज़ है। सुट मतलब होता है दोस्तों आगम। आगम का मतलब होता है जो दो के मध्य आकर के बैठ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। और यहाँ जो आगम हुआ उसका नाम है सुट। जैसे नुट आगम होते हैं, धुट आगम होते हैं, वैसे ही संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग के बाद में बीच में सुट आगम होता है, और सुट में बसता है स। क्या बसता है, स। इसके बाद धातु है क्री, उसके बाद प्रत्यय है अक्ता। जब इन सम सुट क्री और अक्ता को हम जोड़ते हैं तो यहाँ क्रमशः सम के मैं को अनुस्वार होता है, उसके बाद में आगे सुट का स बसता है, उसके बाद में क्री रहता है, और फिर अक्तय का तय बच करके हमारा शब्द बनता है संस्कृत। इसलिए इसका भी विशेष याद रखें। ग्रेड 2 की परीक्षाओं में, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज में भी कई बार आ जाता है कि संस्कृत शब्द में आप प्रत्यय का निर्देश कीजिए, बताइएगा, तो आपका प्रत्यय कौन सा हुआ, अक्त प्रत्यय हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है समीचीनम नास्ति। समीचीनम शब्द का मतलब है उचित या ठीक या सही, यानी आपको इस प्रश्न में ये निर्देश करना है कि कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में सही नहीं बताना है, उसको आपको छांटना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गलत है ना आपका, उसको आपको उत्तर बता देना है। तो जो सही है वो तो सही है, और जो गलत होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। किसके बारे में बताना है, तो आगे लिखा है कि संस्कृत शब्द व्युत्पत्ति विषय, कि जो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है उसके बारे में आप अपने गलत कथन को बताइएगा। अब जितनी चर्चा हमने 2-3 प्रश्नों में की है, यहाँ पर भी इसी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले लिखा है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि भी उपसर्ग कौन सा है इसमें, सम। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, मैं आपको बता भी रहा था कि संस्कृत शब्द का निर्माण वास्तव में कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि भैया यहाँ देखो वास्तव में सम उपसर्ग है। अब देखो लिखने में क्या अंगुलियों से लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग का थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, तीसरी दूसरी कक्षा का बच्चा लिख रहा है, तो आप बालक समझ कर ही इस बालक की भावनाओं को और इसके अक्षरों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना भाई। तो चलो बालकों आगे चलते हैं। तो संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन है, सम। इसका मतलब ये तो सही है, तो उत्तर नहीं होगा आपका, क्योंकि उत्तर तो वो होगा जो आपका गलत होगा।
दूसरा हम पढ़ते हैं आगे, प्रत्यय कौन सा है? अक्त। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि साथ संस्कृत शब्द में एक प्रत्यय है, उसका नाम क्या है? अक्त। मूल धातु क्या है? क्री। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि धातुओं के दो रूप होते हैं। एक तो होता है प्रयोग की धातु, जिसको हम सामान्य जैसे पच धातु, पचती में पच, करोति में क्री, ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन कुछ मूल धातु भी होता है। अब ये मूल धातु जो शब्द है, ये आपसे ये पूछना चाहता है कि ओरिजिनल धातु क्या है। ओरिजिनल का मतलब है जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जो महान हमारे त्रिमुनि हुए हैं, उन त्रिमुनियों ने वास्तव में यहाँ पर धातु का निर्देश क्या किया है, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर है ना, वास्तव में ये हमारा स ऑप्शन ही उत्तर है। ये उत्तर इसलिए क्योंकि ये गलत है। मूल धातु नहीं है क्री। क्री तो प्रयोग या व्यवहार की धातु है। असली जो हमारी धातु होती है उसका नाम होता है डुक्रिय। बहुत बढ़िया। कई लोग कमेंट्स करके बताते हैं, इसका मतलब आप लोगों को ज्ञान भी है। ये चच जजा यहाँ का यहाँ है, डुक्रिय धातु होती है। जैसे पच, पचती में पच धातु ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो डुपचस है। इसी प्रकार से अलग अलग, जैसे आप ददाती पढ़ते हैं, देता है, वहाँ पर वास्तव में आप कहते हैं साहब धातु का नाम दा है, लेकिन वहाँ धातु दा नहीं है, वहाँ तो धातु डुदाई है ओरिजिनल। तो ऐसे अलग अलग धातुओं में अलग अलग हम देखते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ एक आगम होगा और उस आगम का नाम क्या होगा? शुट। तो ये देखिए, इस बार आपको स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, सबके सब आपकी आंखों के सामने हैं। तो उपसर्ग का नाम क्या है? सम उपसर्ग है। धातु कौन सी है ओरिजिनल आपकी? वो डुक्रिय धातु है। उसके बाद में प्रत्यय कौन सा करेंगे आप? अक्त प्रत्यय करेंगे, और उससे बीच में भी आप सुट का आगम देखेंगे। तो उपसर्ग सम है, प्रत्यक्ता है, आगम भी सुट है, लेकिन मूल धातु क्री न होकर डुक्रिय है। यानी ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ होना चाहिए डुक्रिय, इसलिए आपका उत्तर कौन सा हो गया? तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। तो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं। हमने मूल धातु क्री न जानकर डुक्रिय को जाना, तो ये भी तो आपका प्रश्न हो गया ना। इसलिए जब भी यहाँ कोई भी प्रश्न आपके सामने होगा, उस प्रश्न को केवल आप ये नहीं देखें कि ठीक है हो गया, है ना, उस प्रश्न के आगे पीछे दाएं बाएं जो भी चीज़ आपके सामने लिखी होंगी एबेसद के रूप में, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा लगा ना? चलिए, अच्छा लगा तो आप एक बार इसको जरूर लाइक करें और आगे कमेंट्स भी करें भैया, है ना। जो भी चीज़ अच्छी लग जाए ना, उसको हमेशा आगे बढ़ा देना चाहिए। वैसे भी क्या है कि बुरी चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाने वाला कोई मिलता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे लोग बने और अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बात करते हैं दोस्तों आगे। अपना प्रश्न है चौथे नंबर पर, व्याकरणम शब्द। देखिए, हमने संस्कृत शब्द को पढ़ा, सम उपसर्ग है, सुट आगम होता है, सह बसता है, डुक्रिय धातु क्री बसता है, और उसके बाद में हमारा प्रत्यय लगता है तो उसमें त बसता है और शब्द बनता है संस्कृत। नपुंसक लिंग व्यवहार, इसलिए संस्कृतम लिखा। भास धातु को भी मैंने आपको बताया कि कथन अर्थ में भास धातु आती है। भास से मैंने अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय करके आपके सामने भाषा शब्द बनाया। अब संस्कृत भाषा में हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे थे? वहाँ व्याकरणम। इसलिए मैंने अब व्याकरण शब्द की ओर रुख किया है मेरा। अब एक एक चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा वास्तव में जैसे पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं हम, दोहरान भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है ना। गजब की बात। चलो, गजब की बात है। तो उत्तर दो, जवाब दो भैया जल्दी से। व्याकरणम शब्दे उपसर्ग अस्ति। व्याकरणम शब्दे, शब्द में उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग कौन सा है? मैं पढ़ाते समय भी आपको निर्देश करता हूँ कि जल्दबाजी में हमें किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं देना है। पहले मैंने पढ़ा वी, हाँ यार ये तो है, आ, हाँ यार ये भी है, फिर ब में वी, स में आंग, फिर आंग पे जाते आपके दिमाग की घंटी बजेगी, अरे यार अभी तो मैं गलत कर देता। क्योंकि संस्कृत में उपसर्ग आ नहीं होता, उपसर्ग क्या होता है? आंग होता है। समझ रहे हैं आप? तो आंग उत्तर हो गया, लेकिन इसमें आ भी है, तो ऐसा पकड़ें जिसमें आ और आंग और वी दोनों हो। इसलिए मेरी नज़र गई चौथे वाले ऑप्शन पे, वहाँ मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। याद रखिएगा, संस्कृत में जो उपसर्ग की संज्ञा दी गई है ना, वो आ को नहीं दी गई है, आंग को दी गई है। ये अलग बात है कि आंग में भी शेष क्या रहता है? आ ही रहता है, लेकिन हम उपसर्ग आंग को ही कहेंगे, आ को उपसर्ग नहीं कहेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कितना याद करते हैं आप लोग, मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी हिचकी आ रही है ना। सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग मुझे इतना याद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, है कि नहीं। और मेरे बिना कहे ही जो है हर वीडियो को आप लोग बहुत लाइक और शेयर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्याकरणम जो उपसर्ग शब्द है, उसमें हमारा उपसर्ग 2 हैं। कितने? ऐसा प्रश्न ये भी हो सकता था आपसे कि बताइए जो व्याकरणम शब्द आप देख रहे हैं, इसमें उपसर्ग कितने हैं? 1 2 3 4। तो आपका उत्तर क्या हो जाता? 2 हो जाता। एक का नाम वी और दूसरे का नाम आंग। अब जब यहाँ वी और आंग 2 उपसर्ग जुड़ते हैं, तो दोनों में ही एक संधि होती है। आप बता सकते हैं मुझे संधि का नाम क्या है? बताइएगा। आगे मैं प्रश्न लेता हूँ, आपका उत्तर आएगा, तब तक हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति में एक एक चीज़ देंगे हम। व्याकरणम शब्द को विस्तार से सीखेंगे हम। तो संधि का नाम क्या है? समझ में आ रहा है आपको?
अरे आपने पढ़ी है ना यदि प्लस अपि यद्यपि। तो जैसे ही आप लोग वी में आ जोड़ेंगे तो ई के बाद में जो विपरीत स्वर आपको आ मिला, तो आपने यण संधि का नाम सुना है। ई का जो ई है वह में ई, उसके स्थान पर यह हो जाता है, तो आधा वह बचता है, उसमें या हुआ और आ मिला तो शब्द बन गया व्या। इसके बाद कर्णम कैसे बना वो चर्चा आगे के प्रश्नों में होती रहेंगी। तब तक आप इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 5वां। व्याकरणम इत्यत्र कह प्रत्यय। क्यों ना अपन एक काम कर लेते हैं, इस व्याकरण शब्द की पूरी चर्चा यहीं कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बात जो मैंने कमेंटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो मुझे पता है कि मैं पूरे व्याकरण शब्द को आपके सामने रखूंगा, तो मैं काम करता हूँ यही चर्चा कर लें अपन। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यय कौन सा है, पहले इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। व्याकरणम शब्द में पीछे अणम अणम अनम अनम की आवाज़ आ रही है। कई लोग जो है बड़े आनंदित और बहुत ही उत्साहित होकर के जवाब देते हैं, ओह कितना सीधा सवाल आया, मज़ा आ गया, ज़िंदगी सेट हो गई हमारी। तो कई बार ऐसा होता है। याद रखिएगा, जब आप परीक्षा देते हैं तो आपकी शक्ति आधी हो जाती है और आपकी बुद्धि भी आधी हो जाती है। आप आधे मूर्ख हो जाते हैं और आधे बुद्धिमान रह जाते हैं। बाली के समान, नाम सुना है ना आपने बाली ने, जिसको रावण को भी जिसने अपनी खाक में 6 महीने तक दबा कर रखा, क्योंकि उसकी शक्ति थी कि जब भी कोई व्यक्ति सामने आता था आधा बल उसका आ जाता था। परीक्षा भी कुछ ऐसा ही है, मंच भी कुछ ऐसा ही होता है। जहाँ आप परीक्षा में बैठे, आधा ज्ञान आपका फुर्र, आधी बुद्धि आपकी फुर्र, आधे बावड़े हो जाते हैं आप लोग। तो जैसे ही व्याकरण शब्द पढ़ेंगे, अनम अनम की आवाज़ आती है, आपका सबसे पहले ध्यान यहाँ जाएगा। ये अनम आपका ध्यान आकर्षित करेगा, आजा आजा आजा, ज़िंदगी तेरी मैं कर दूँ खराब, आजा। पर आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा सीख के जाएंगे, अच्छा पढ़ के जाएंगे। संस्कृत सरस्वती चैनल परिवार और यूट्यूब से आप, या संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके यदि आप वहाँ ऑडियो वीडियो क्लास देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा धोखा नहीं होता है। तो व्याकरण शब्द में क्या है तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। उत्तर अपना क्या है, इसमें लुट प्रत्यय है। वास्तव में याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ अनम 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 की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो शब्द नपुंसक लिंग है जहाँ तक है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वहाँ संभावना लुट प्रत्यय हो। तो लुट प्रत्यय की कहानी क्या है कि लुट जो प्रत्यय होता है वो भाव अर्थ में होता है। भाव से मेरा मतलब है हंसने का भाव, खाने का भाव, रोने का भाव, जाने का भाव, पढ़ने का भाव, सुनने का भाव, इस प्रकार भाव अर्थ में होता है। लुट प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं धातु से, इसलिए जब भी कोई धातु से आप लुट प्रत्यय करोगे तो उसका क्रिया के साथ उसका भाव, यह करने का भाव, वो करने का भाव, ऐसा अर्थ निकलता है। दूसरी बात, लुट प्रत्यय में जब आगे आप रूप सिद्धि बनाते हो तो वहाँ यू बसता है। क्या बसता है वहाँ पर? यू। और इस यू के स्थान पर एक सूत्र है युवोर अनाकौ, उस सूत्र के द्वारा यू के स्थान पर अन आदेश होता है। आप ऐसे ही अणुल का प्रसंग आएगा जब हम कारक आदि पढ़ेंगे या प्रत्यय के टॉपिक को पढ़ेंगे, तब हम सिद्धि में पढ़ेंगे वहाँ शब्दों की में, कि जब वू बसता है उस वू के स्थान पर जो अक आदेश होता है, तो लुट में यू बसा इसलिए अन आदेश हुआ। यदि अणुल आदि प्रत्यय आप पढ़ेंगे और वहाँ वो आपके सामने शेष रहेगा तो वहाँ पर आप अक आदेश करेंगे। तो लुट में बसता है यू और यू के स्थान पर हो जाता है अन। इतनी बात समझ में आई आपके? अब लुट प्रत्यय से बना शब्द हमेशा नित्य नपुंसक लिंग होता है। और नपुंसक लिंग में क्या होता है, कोई भी शब्द ऐसा हो जिसके पीछे अस्वर हो, उसको हम बोलते हैं अकार अंत वाला, अकारांत। ईश्वर अंत वाले को जैसे इकारांत, ऊस्वर अंत वाले को जैसे उकारांत, ऐसे ही अस्वर अंत वाले को हम बोलते हैं अकारांत। और ऐसे शब्द के साथ में हलंत म जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? माँ। ये देखिए ऐसे, तो अन का रूप क्या हो जाता है? अनम। जैसे पट से जोड़ेंगे पट अनम पठनम, गम से गम अनम गमनम, हस से हस अनम हसनम। और इन सब का अर्थ निकलेगा क्रिया के भाव, हंसने का भाव, जाने का भाव, पढ़ने का भाव, खाने का भाव, रोने का भाव, इस प्रकार से सबका अपना अपना भाव। तो दोस्तों यहाँ पर आपने प्रत्यय कौन सा किया? लुट प्रत्यय किया, यू बचा, उसके स्थान पर अन आदेश होता है, सूत्र है युवोर नाकऊ, और नपुंसक लिंग होता है, इसलिए इसका हमेशा रूप क्या दिखाई देता है आपको? अनम। अब हम बात करें कि सब व्याकरण शब्द कैसे बना। उत्तर तो आपको समझ में आ गया ना, लुट प्रत्यय बताना है। अब देखो वी और आंग उपसर्ग हैं, दो यहाँ उपसर्ग है, जिसका आपने संधि करके क्या बना लिया? व्या बना लिया था। मैंने कहा आंग में आपके लिए क्या बसता है? आ बसता है। उसके बाद में धातु कौन सी थी? डुक्रिय में क्री धातु बसती थी। और उसके बाद में आपने प्रत्यय में यहाँ लुट प्रत्यय किया, लुट के स्थान पर अन करके आपने शब्द क्या बना लिया? अनम। अब दोस्तों इस क्री के स्थान पर हो जाता है कर, समझ रहे हैं? कर में बसता है अनम, तो शब्द बन गया कर्णम। र के बाद में न होने पर उसे ण हो जाता है, जैसे रामायण, पोषणम, शोषणम, रामेण। तो ऐसे वी आ व्या बना, क्री का कर किया अनम, और लास्ट में आपका शब्द क्या बन जाता है? व्याकरणम। तो व्याकरणम के कई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे व्याकरण में बताइए उपसर्ग कौन है, तो वी और आंग। बताइए धातु कौन सी है, तो डुक्रीय। बताइए प्रत्यय कौन सा है, तो लुट। बताइए कौन सा लिंग है, तो भी आपको पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है लिंग कौन सा है, इसमें नपुंसक लिंग है। बहुत बढ़िया साहब, अच्छे आदमी आप, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा शेयर कर रहे हैं। नहीं करे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब करोगे ना आप शेयर, इसलिए।
छठा आपका जो प्रश्न है वो है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, खालिस्तान छोड़ दिया मैंने, अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते अर्थात व्याकृति की जाती है, व्युत्पाद्यन्ते यानी व्युत्पत्ति की जाती है, अनेन यानी इसके द्वारा, इति यानी ऐसा शास्त्र, व्याकरणम यानी व्याकरण कहलाता है। ये आपकी व्याकरणम शब्द के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को दर्शाने वाला प्रश्न है। इसमें एक शब्द छूटा हुआ है, यहाँ पूछने का तात्पर्य है कि खालिस्तान भरें आप, लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो व्याक्रियन्ते का ही अर्थ होता है व्युत्पाद्यन्ते। व्याक्रियन्ते मतलब व्याकृति करता है अर्थात व्युत्पत्ति करता है। किसकी व्युत्पत्ति करता है वो आपका इस खाली स्थान में भरा जाएगा। जिसके द्वारा व्युत्पत्ति की जाती है वो व्याकरण है। बोले व्युत्पत्ति करते किसकी है भाई, व्युत्पत्ति करने वाला तो व्याकरण है, व्युत्पत्ति तो व्याकरण करता है, शब्द की रचना व्याकरण बताता है, शब्द का पोस्टमार्टम व्याकरण बताता है, लेकिन वास्तव में व्याकरण और पोस्टमार्टम करता किसको है, और चीरफाड़ तो डॉक्टर करता है, लेकिन करता किसका है, बोले मरीज का। तो यहाँ मरीज कौन है, यहाँ मरीज है आपका शब्द। याद रखिएगा कि जिसके द्वारा व्युत्पत्ति की जाती है, जिसके द्वारा वह व्याकरण है, तो व्युत्पत्ति किसकी की जाती है, शब्द की। इसलिए अब आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते, किसकी, शब्दाः, किसके द्वारा, व्याकरण के द्वारा। जिसके शब्दों की जिसके द्वारा व्याकृति की जाती है वो शास्त्र आपका व्याकरण शास्त्र कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हकीकत में बात देखी जाए तो व्युत्पत्ति करने वाला जो शास्त्र है वो तो क्या है, आपका व्याकरण है, और जिसकी व्युत्पत्ति की जाती है वो क्या है, आपके शब्द हैं। अब इसको मैं थोड़ा और विस्तार से आपको समझाना चाहूँ ना, तो याद रखिएगा ये रास्ता है, ये साधन है, ये सहायक है। कौन, व्याकरण। किसको समझने का सहायक है, साधन है, शब्द को समझने का। संसार में, दुनिया में हम सब लोग भाषा सीखना चाहते हैं, और भाषा में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं यार भाषा से मतलब नहीं, मुझे तो व्याकरण सीखनी ना। हमारा टारगेट है, लक्ष्य है हमारा शब्द, तो लक्षण है व्याकरण। साध्य है हमारा शब्द, तो उसको सिखाने का साधन है व्याकरण। मुझे जयपुर जाना होगा तो मेरा कोई साधन होगा, बस होगा, लेकिन जाना क्या है, मुझे साध्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, जयपुर जाना है। तो वैसे ही सीखना क्या चाहते हैं, वास्तव में हम शब्द सीखना चाहते हैं, तो शब्द सिखाने का साधन कौन हुआ, व्याकरण हुआ। व्याकरण क्या है, व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र है। किसकी व्युत्पत्ति करता है, शब्द की व्युत्पत्ति करता है। तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक साधन है, दूसरा साध्य है, एक लक्ष्य है, दूसरा लक्षण है, एक हमारा टारगेट है, उद्देश्य है, तो दूसरा उस टारगेट को पूरा करवाने का जरिया है। ठीक है भैया, तो हम सीखना चाहते हैं शब्द, उसको सिखाएगा कौन, हमको व्याकरण। तो ये खालिस्तान में पढ़ाते समय भी आपको बोलता हूँ कि कोई सा भी शब्द, जरूरी नहीं है शब्द ही छोड़ता, ये भी हो सकता था व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति, आप कह देते ठीक है, जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है व्याकरण है। तो प्रश्न आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता था। इस प्रश्न का जवाब आप समझ गए होंगे, आपका उत्तर मिल गया साहब, वह शब्दाः। बढ़िया, अगले प्रश्न हम देखते हैं। जैसे ही प्रश्न आपके सामने, आप उत्तर देने का प्रयास किया कीजिए। लिंग के विषय में, लिंग के विषय में किम असमीचीनम, किम यानी क्या, असमीचीन का मतलब समीचीन नहीं है अर्थात गलत है। अब क्या होता है कि ये समीचीन असमीचीन में कई बार ऐसा लफड़ा पड़ता है ना कि अपनी ज़िंदगी खराब हो जाती है। हम सही को तो गलत और गलत को सही समझ बैठते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, और कथन भी क्या आते हैं, वहाँ तो बड़े बड़े कथना ही कथना आते हैं। तो पहला कथन पढ़ने के बाद में लास्ट का कथन पढ़ते हैं ना, तब तक तो तीनों का मतलब ही भूल जाते हैं कि यार पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। तो जब भी कोई ऐसा समीचीन और असमीचीन का प्रश्न हो तो उसको व्यावहारिक तरीके से समझा करो। कैसे, कि लिंग के बारे में किम असमीचीनम, कौन सा गलत है, तो जिसमें गलत लिंग का निर्देश दिया गया वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो सही है उसको छेड़ना मत, देखना मत ज़्यादा, और जो गलत आपको लगे यार ये तो गलत है, तो इसका मतलब वही आपका उत्तर हो जाएगा। जब समीचीन पूछे तो जो समीचीन सही है उसको पकड़ लेंगे, बाकी गलत को हम छोड़ देंगे, है कि नहीं। चलिए 7वां प्रश्न आप देख रहे हैं, लिंग के विषय में किम असमीचीनम, कौन सी चीज़ गलत है। यहाँ पर भाषा, संस्कृत, व्याकरणम और सर्वे समीचीनम, 4 ऑप्शन लिखे हैं। भाषा शब्द में लिखा है साहब स्त्रीलिंग है, तो ये हमारा देख लेते हैं उत्तर कौन सा है। संस्कृत में लिखा है नपुंसक लिंग है, और व्याकरण में लिखा है नपुंसक लिंग है, तो उत्तर तो ये सारा ही हो गया साहब, सभी सही। इसका मतलब भाषा में स्त्रीलिंग है। बोला कैसे, तो याद रखिएगा, अभी चर्चा हम कर रहे थे कि साहब भाष धातु से अच प्रत्यय करने पर अ जुड़ा और शब्द बन गया आपका भाष, और उसके बाद में आपने एक प्रत्यय लगाया था जो वास्तव में स्त्री प्रत्यय कहलाता है, उसका नाम था टाप। जिसमें टाप प्रत्यय लग जाता है उसमें टाप हो जाता है, कहने का मतलब नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग शब्द है कौन, भाषा। दूसरा आपने शब्द पढ़ा है संस्कृतम, सम उपसर्ग सुट आगम हुआ, क्री ओरिजिनल धातु डुकरी,
कत प्रत्यय किया, लास्ट में हलंत में देख रहे हैं ना। मैंने आपको क्या जानकारी दी, मैंने आपको यही तो बताया कि किसी भी शब्द के पीछे यदि ए आ जाए और वो नपुंसक लिंग शब्द है तो वहाँ म जुड़ जाता है, यानी हलंत अम जुड़ जाता है, लेकिन हम मैं सीधा पढ़ रहे हैं। जैसे ज्ञान से ज्ञानम, धन से धनम, पत्र से पत्रम, भवन से भवनम, गृह से गृहम, चित्र से चित्रम, ऐसे शब्दों का निर्माण नपुंसक लिंग में एक वचन में होता है। यहाँ संस्कृत शब्द है, संस्कृत से आपने अर्थ किया भाव में। हकीकत में संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? जो संस्कारित करने का भाव है, संस्कारित करते हैं, उसको हम संस्कृतम बोलते हैं। तो ये भी नपुंसक लिंग शब्द हो गया। अक्त प्रत्यय से बना रूप तीनों लिंगों में चलता है, गत है गता गतम, पठिता है पठिता पठितम, तो यहाँ संस्कृतम लिखा है। तीसरा आपका है शब्द व्याकरणम। व्याकरणम जो आपका शब्द है दोस्तों, वो दो उपसर्गों से और डुक्रिय धातु और लुट प्रत्यय से बना है। मैंने आपको पहले भी समझा दिया और उसी का ये प्रश्न सारांश रूप में आ गया कि लुट प्रत्यय से बने सारे शब्द, संसार का कोई सा भी शब्द हो जिसमें लुट प्रत्यय लग गया, वो नित्य नपुंसक लिंग हो जाता है। कुछ प्रत्यय लग जाने से शब्द वास्तव में लिंग विशेष को धारण कर लेते हैं। जैसे आप घय प्रत्यय पढ़ेंगे तो घय प्रत्यय से बने शब्द आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। पाकः, यागः, दारः, गारः, कारः, समझ रहे हैं, प्रभावः, संस्कारः। उसी प्रकार से एक तीन प्रत्यय वाले शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं, जैसे जाति, मति, बुद्धि, ठीक है। उसी प्रकार से लुट प्रत्यय जिसमें लग गया, पठनम, हसनम, गमनम, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? ये सब आपके नपुंसकलिंग शब्द हो जाते हैं। तो भाषा स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि टाप प्रत्यय है। संस्कृतम नपुंसकलिंग शब्द है क्योंकि इसमें अक्त प्रत्यय भावार्थ में होकर संस्कृतम शब्द बना है। व्याकरणम इसलिए नपुंसकलिंग है नित्य क्योंकि इसमें लुट प्रत्यय लगा हुआ। इसका मतलब ये तीनों ही शब्द अपने लिंग के अनुसार सही है, इसलिए मेरा उत्तर क्या हो गया? सर्वे समीचीनम। यहाँ कोई असमीचीन नहीं है, इसलिए सर्वे समीचीनम उत्तर हो गया। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। इस सीरीज के प्रश्नों को शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपने इसको शेयर किया तो अधिक लोग जुड़ेंगे, अधिक लोग जुड़ेंगे तो मैं इस मोबाइल की दुनिया से निकल करके लाइव ऑन आपके सामने स्क्रीन बड़े वाले उस पर आऊँगा। हाँ, ये अलग बात है कि हर संडे को हम जो भी मोबाइल के माध्यम से ये प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, उनकी एक मैराथन क्लास भी लगाई जाएगी। उस मैराथन क्लास का क्या समय रहेगा वो सब हम आगे डिसाइड करेंगे, बता दूंगा। लगभग 3 घंटे की आपकी क्लास होगी, जिसमें जितने भी हम 6 दिन में 5 दिन में ये सब चीज़ें करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इसी संडे से हम ऐसा करेंगे, 10 दिन 15 दिन में जो भी व्यवस्थाएं होंगी उस हिसाब से करेंगे। अभी तो आप जो मैंने आपके सामने जो माध्यम रखा है उस माध्यम से आप अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। प्रश्न और उत्तर दोनों आपके सामने हैं, इनकी गुणवत्ता आप सब समझ जाएंगे। जैसे जैसे मैं प्रश्नों की ओर बढ़ता जाऊँगा आपको सब समझ में आ जाएगा। जब वर्ण विचार के बाद में संधि के प्रश्न आएंगे तो आपको लगेगा यार वर्ण विचार का दोहरान भी हो गया, सारे वो प्रश्न भी मिल गए जो परीक्षा में आते हैं। वैसे ही संधि के साथ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऐसे ही समास कारक में। तो आप सर विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे और बिना कहे, क्योंकि मैं बोलूँ ज़्यादा बार बार अच्छा नहीं लगता, आप सब अच्छे लोग हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता, बुरे लोग होते तो मैं फिर भी आपको बार बार याद दिलाता। आप सबको पता है और अच्छा सहयोग आप देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, ताकि हम आगे बढ़ें और बहुत बढ़िया अपना कार्यक्रम हो। ठीक है, तो कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न रख रहा हूँ, इसका जवाब जल्दी से देखिए कौन देता है। मैं देख रहा हूँ कौन बंदा है, कौन बंदी है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन भावी शिक्षक है या कौन भावी शिक्षिका, जिसका जो उत्तर देगा। प्रश्न है आपका 8वां, कति वेदांगानी। कति का अर्थ होता है दोस्तों कितने, और वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग। अब ये शब्द आपका नपुंसक लिंग है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो वेदांगम वेदांगे वेदांगानी। अब संख्या में बहुवचन है इसलिए वहाँ वेदांगानी लिखा है। तो प्रश्न हो गया आपके कितने वेदांग हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि संस्कृत साहित्य में 2 प्रकार का साहित्य होता है, एक वैदिक साहित्य होता है और एक लौकिक साहित्य होता है। वैदिक साहित्य वो साहित्य है जो 4 वेदों से संबंधित है, जिसमें वेदों का मंत्रों का संकलन भी है, मंत्रों की व्याख्या भी है। हालांकि हम संस्कृत साहित्य की तरह बात हो जाएगी, आपका परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी मोटी मोटी जानकारी आप सब जानते भी हैं क्योंकि हम सनातन धर्म और हिंदुस्तान के वासी हैं। तो वेद कितने हमारे? 4। अब क्या था कि इन वेदों की भाषा बहुत कठिन थी। इन वेदों को समझना, इनका अर्थ करना हम जैसे सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। मैंने कहा ओम गणानां ता गणपते गणगवामहे गुम, कह तो दिया मैंने, पर मैं अभी आपसे पूछूं कैसा लगा तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गया आपने, अच्छा लगा ना आप सभी को। लेकिन यही बात मैं यूँ कह दूँ कि मैंने कहा कि इसका अर्थ बताओ, फिर कहें ये तो साहब हमें आता ही नहीं है, हमने तो कई बार सुना पर हमें तो अर्थ तो आता ही नहीं। पंडित जी शादी करवा के चले जाते हैं, लेकिन हमें बहुत ही कम लोग हैं जिनको कोई एक आध मंत्र पल्ले पड़ता हो। स्वाहा के अलावा हम कुछ नहीं जानते। ओम गणेशाय स्वाहा, उसमें तो बड़ा आनंदित ले लेते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है
और बिना अर्थ के किसी शब्द के प्रयोग करने से कोई धर्म नहीं मिलता। धर्म का मतलब होता है वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उस शब्द की सार्थकता नहीं है। अनर्थ या बिना अर्थ के किसी शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो क्या हुआ कि वेद के मंत्र बहुत कठिन थे। पहले वाले लोग बहुत बुद्धिमान थे क्योंकि वो बढ़िया आटा खाते थे, बढ़िया खाना खाते थे, तो बुद्धिमान थे। अब हम जैसे सामान्य जो लोग हैं उनके समझ में आता नहीं, तो वेदों के अर्थ विस्तार की आवश्यकता पड़ी। इन वेदों के अर्थ विस्तार की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी और ये काम ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में और उपनिषदों में किया गया। फिर भी बहुत सारी चीज़ें कि वेदों को, मंत्रों को गाया कैसे जाए, वेद के मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए, वेद के कौन से काम को कब कब किया जाए, है ना, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आगे हमने कल्पना की और इस अर्थ के विस्तार को देने के लिए हमने इस वेद को एक पुरुष की भांति समझकर कि जैसे एक इंसान होता है वह अपने कार्यों को करने के लिए कई सारे अंगों से काम करता है, हाथ पैर आदि जो भी, आँख है, नाक है, कान है, तो इन सभी चीज़ों से वो अपने काम करता है, दैनिक नित्य कर्म करता है। वैसे ही मान लीजिए कि वेद भी एक पुरुष है और जैसे पुरुष के कई अंग हैं वैसे वेद के भी कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। यानी वेद रूपी जो पुरुष है उसके 6 अंगों की कल्पना की गई है। तो वही 6 अंग वेद के दोस्तों वेदांग कहलाते हैं। कौन कौन है वो आगे शायद जहाँ तक है आपके सामने प्रश्न है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि मेरा प्रयास रहता है हमेशा पूरा देने का कि आप अच्छा पढ़ें और आप अच्छा पढ़ें। तो कितने अंग हैं यहाँ पर? 6 अंग। अब वो कौन कौन से अंग हैं उनका आगे प्रश्न होगा, नहीं होगा तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो आपका उत्तर मिल गया आपको, 6 वेदांगानी। अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछ सकते थे वेद कितने हैं? 4 हैं। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन? एक बार तो मुझे याद है आपसे ये भी प्रश्न किया था उसने कि चत्वारह वेदा में चत्वारह की संख्या भर के आपसे पूछी थी। तो कहीं का प्रश्न का उत्तर कहीं भी लग जाता है। स्लम डॉग मिलेनियम आपने मूवी देखी है, बाथरूम में बैठा आदमी अमिताभ के प्लेन को देखता है और वो कैसे जो है जानकारी कर लेता है और उस प्रश्न का जवाब देने पर 5 करोड़ रुपये जीत जाता है। क्या पता अगला प्रश्न का जवाब आप दें और आप भी 5 करोड़ रुपये जीत जाएँ। तो कति वेदांगानी, भाई 6 वेदांग हैं। तो 4 वेद और 6 वेदांग होते हैं। वो वेदांग कौन कौन से हैं उनसे संबंधित अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जल्दी से उत्तर दें। प्रश्न है आपके लिए, किम मुखम खालिस्तान स्मृतम। किम यानी क्या, मुखम यानी मुख, स्मृतम यानी स्मरण किया गया है, कहा गया है। पहले हम उत्तर पर निर्देश कर लें, जल्दी बताओ उत्तर क्या करूं मैं। एक तो क्या मैं भूल जाता हूं इसलिए मैं सोचता हूं आप बता दे तो मैं बता दूं। हो गया, समझ में आ गया। यानी कि उस वेद रूपी पुरुष के, उस वेद का या वेदों का मुख किसे कहा गया है, तो आपकी दृष्टि गई होगी स पे। व्याकरणम शब्द को वेदों को या व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे अंगों की कल्पना की गई है, अलग अलग अंगों को अलग अलग रूपों में परिकल्पित किया गया है। वैसे जैसे एक इंसान के हाथ पैर आदि होते हैं वैसे ही वेदों के भी कुछ हाथ पैर बताए गए। तो किस किस को कैसे कैसे बताया गया, 4 तो दोस्तों आपके सामने लिखा ही है, 2 बचेंगे उनकी चर्चा वैसे कर लेंगे। देखो सबसे पहला लिखा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। तो व्याकरण तो क्या है, वेदों का मुख है, देख रहे हैं आप प्रश्न में पूछ रखा है। दूसरा शिक्षा है दोस्तों घ्राण, और घ्राण का मतलब होता है नाक, यानी सूंघने का काम करते हैं वो शिक्षा ग्रंथों से करते हैं। जैसे नाक से हम सूंघ करके किसी की गंध बता देते हैं, वैसे ही यहाँ पर वर्णों की शिक्षा दी गई है, उनका उच्चारण बताया गया, उनका प्रकार बताया गया। दूसरा है दोस्तों कल्प, और कल्प को हमने संज्ञा दी है हाथों की, यानी इसको हस्त कहा हमने, है ना, कि जैसे हम हाथों से अपने कर्म करते हैं वैसे ही वेद रूपी कर्मकांड की सारी शिक्षा आपके कल्पों में दी गई है। इनके 4 वेद होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्भ सूत्र और धर्म सूत्र। तो शिक्षा तो घ्राण है यानी नाक है, कल्प हस्त है यानी हाथ हैं, और व्याकरण क्या दिया नाम आपने, मुख दिया है। दोस्तों हम चलने का काम किससे करते हैं, पैरों से करते हैं। वैसे ही लय गति के आधार पर छंद आगे या वेद के मंत्र आगे कैसे चलते हैं, बोले पाद के हिसाब से, यानी पैरों के हिसाब से। इसलिए वेद रूपी जो पुरुष है उसका पाद यानी पैर किसको कहा गया, छंद को कहा गया। तो शिक्षा घ्राण है, कल्प हस्त है, व्याकरण मुख है, प्रधान अंग है। याद रखिएगा व्याकरण को सबसे प्रधान अंग की उपमा भी दी गई है, क्योंकि हमारे अंगों में हाथ पैर मुख आदि में सबसे प्रधान अंग मुख माना जाता है, इसलिए यहाँ पर भी मुख प्रधान किसको कहा हमने, मुख जो है व्याकरण है उसको कहा। और छंद को क्या कहा हमने, पाद। इसके अलावा दोस्तों 2 चीज़ें और हैं आपके लिए, एक का नाम निरुक्त है, एक वेदांग कौन है, निरुक्त है, और लास्ट में एक वेदांग है आपका ज्योतिष। निरुक्त में क्या है, बहुत सारे शब्दों की व्याख्या की गई है। जितने भी वेदों में मंत्रों में शब्द आए हैं उन सभी शब्दों की व्याख्या करने का काम, जैसे लौकिक शब्दों की व्याख्या करने का काम व्याकरण करती है ना, वैसे ही वैदिक शब्दों की व्याख्या का काम निरुक्त करते हैं। और निरुक्त एक ग्रंथ का नाम भी है, और उसके रचयिता का नाम आप जरूर याद रखिएगा, उसके रचयिता का नाम है यास्क मुनि। एक मुनि हुए हैं जिनको मुनि यास्क या यास्क मुनि दोनों ही रूपों में हम लोग कह देते हैं। और उस निरुक्त को जो हमने संज्ञा दी है कि इसको क्या कहा जाए, तो वो हमने इसको आँख कहा है, यानी इसको
चक्षु का नाम दिया, याद रखिएगा, चक्षु माना आंख है। निरुक्त कहा ना मैंने, ठीक है। तो निरुक्त को श्रोत्र का नाम दिया है, सॉरी, निरुक्त क्या है, श्रोत्र है। अगला जो अपना है उसमें निरुक्त है, और निरुक्त को हमने क्या नाम दिया है, श्रोत्र का नाम दिया, यानी कानों का नाम दिया कि यहाँ अर्थ सुनते हैं, इसलिए इसको आप श्रोत्र कहिएगा। ये आपका श्रोत्र है। और इसके रचयिता का नाम क्या है, यास्क मुनि है, मुनि यास्क हैं, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है भैया। अब लास्ट जो मैंने आपके सामने क्या लिखा था, ज्योतिष लिखा था। अब देखिए, जैसे हम देखने का काम आंखों से करते हैं, वैसे ही काल निर्णय का, काल कब कौन सा काम कब करें इत्यादि, जो काल के बारे में, समय के बारे में जानकारी जो देता है, वो देख करके सारी बात जो आपको बताता है, वो चक्षु रूपी जो वेदांग है उसका नाम ज्योतिष है। तो शिक्षा घ्राण है, कल्प हाथ है, व्याकरण मुख है, छंद पैर हैं, निरुक्त श्रोत्र यानी कान है, और ज्योतिष जो है वो आपका चक्षु है। यहाँ आपसे मुख पूछा है, इसलिए आपका उत्तर आपने देख लिया है, वो व्याकरण है। इसी में आपसे प्रश्न कर लेता कि बताइए यहाँ पर जो है घ्राण किसे कहा गया, तब आप शिक्षा को उत्तर बताते। हस्त किसे कहा गया, आप कल्प को उत्तर बताते। पाद या पैर किसे कहा गया, छंद को उत्तर बताते। श्रोत्र यानी कान किसे कहा गया, निरुक्त को उत्तर बताते। और चक्षु किसे कहा गया, तो आप ज्योतिष को उत्तर बताते। तो जैसा भी हो, तो ये आपके 6 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप। तो देखो क्रमशः चल रहे हैं हम वेदांग के बारे में आगे, फिर एक एक वेदांग की चर्चा भी हम कर लिए। तो सारे प्रश्नों की तारतम्यता जो है यहाँ बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और आशा करता हूँ आप लगातार बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपने साथियों को भी जोड़ें, ताकि अपनी टेस्ट सीरीज़ एक दिन बहुत बड़ा रूप लेवें। और हिंदुस्तान के 2 करोड़ भारतवासियों को संस्कृत पढ़नी है, और वो मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। लेकिन आप लोगों के सहयोग से सब अधूरा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। क्योंकि आज पहला वीडियो है, और आज मैं नॉर्मल आपसे एक अनौपचारिक रूप से, क्योंकि असली जो मैं व्याख्या जो मैं कर सकता हूँ, जो सामर्थ्य है मेरा, और एक एक चीज़ को खोल करके कि चाहे कितना भी डीपली आपसे प्रश्न कर ले परीक्षक, पर वो इससे ज़्यादा तह तक नहीं जा सकता। हम उससे 2 कदम आगे चलेंगे। बहुत सारा मैटर बहुत बढ़िया शब्दों में पढ़ भी रहे हम लोग, और उसके साथ में व्याख्या भी पढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनसे बाहर कुछ आपका चला जाएगा। बस आप गंभीरता से जब भी पढ़ें, यहाँ हम पूरे मनोयोग से पढ़ें। प्रश्न आपके सामने भैया, उत्तर भी डालो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करा करो, धमाधम कमेंट्स चलने चाहिए। याद रखिएगा, जो प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद भी नहीं देता कि ये तो मुझे आता है, तो समझ लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी अनुपस्थिति दिखा रहे हैं। उपस्थित होकर के भी आप अनुपस्थित नहीं हैं। आपकी सक्रियता आपको और अधिक अच्छा अधिगम करवाती है। अच्छी बात है, आपको प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। हम तो चाहते भी यही है कि आपको प्रश्नों के उत्तर आए, और आए भी क्यों नहीं भैया। हमने पूरे वर्ण विचार और संधि की, तीनों संधि के लगभग आपके सामने 40 वीडियो इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ा करके आपके सामने रखा है। उसके बाद आप प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो फिर मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। अगला प्रश्न आपके लिए, इसको पढ़ते हैं। व्याकरण से कति मुख्य प्रयोजनानी। व्याकरण से यानी व्याकरण के, कति माना कितने, मुख्य माना मेन, प्रयोजनानी यानी प्रयोजन है। हुआ क्या दोस्तों कि हमारे त्रिमुनि में तीसरे जो मुनि है, उन आदरणीय का नाम पतंजलि है। और पतंजलि ने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम आप सब मुझे बताएंगे, मैं भूल गया हूँ। कमेंट्स करके जल्दी से बताएं पतंजलि ने क्या लिखा है। तो पतंजलि ने जो भी रचना लिखी, हालांकि मैं नहीं बता रहा आपको कि पतंजलि ने महाभाष्य से लिखा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पतंजलि ने क्या लिखा है। तो पतंजलि ने जो रचना लिखी है, पतंजलि ने व्याकरण के 2 तरह के प्रयोजन बताए। कुछ तो उन्होंने प्रमुख यानी मुख्य प्रयोजन बताए हैं, और कुछ उन्होंने गौण यानी अमुख्य मान लीजिए, या जो ज़्यादा महत्व के नहीं है, उनको गौण शब्द से उन्होंने बताया है। ऐसे करके इन्होंने 2 प्रकार के प्रयोजन बताए। तो पतंजलि की रचना का नाम क्या है, पता चला, महाभाष्य। और महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण के उद्देश्य बताए हैं। तो मुख्य जो उद्देश्य बताए दोस्तों, वो तो हैं कितने, 5। और गौण जो बताए हैं वो उद्देश्य कितने हैं, 13। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ग्रेड 2 की परीक्षा में, टीजीटी हिंदुस्तान किसी भी कोने में जहाँ जहाँ भी आपका इस प्रकार का प्रश्न बनता है, वर्ण विचार का, संज्ञा प्रकरण का, वहाँ पर आपसे प्रश्न जरूर करता है। तो याद रखिएगा, पतंजलि ने महाभाष्य से मुख्य प्रयोजन कितने, 5, और गौण कितने, 13। अब आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन हैं, 5। अब देखो, इससे संबंधित कितने प्रश्न आपके यहाँ तैयार होते हैं। व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन बताने वाले कौन हैं, पतंजलि। व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन कौन से शास्त्र में बताया है, तो वो आपका महाभाष्यम, जो पतंजलि की रचना है, आप लोग जानते हैं उसका नाम है उसका महाभाष्यम। सबने आप बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। उस महाभाष्य में बताइए व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन हैं, तो उत्तर हो गया 5। अब यही प्रश्न आपसे दूसरे रूप में ये भी पूछ सकता है कि बताइए महाभाष्य में व्याकरण के गौण यानी जो मुख्य को छोड़ करके, प्रधान को छोड़ करके जो गौण प्रयोजन है वो कितने हैं, 13। इसी प्रश्न को दोस्तों आपके सामने दूसरे रूप में ऐसे भी किया जा सकता है कि बताइए व्याकरण के मुख्य प्रयोजन मत बता करके आपसे क्या पूछ सकता था, गौण प्रयोजन भी पूछ सकता था। और गौण पूछते ही आपका उत्तर क्या हो जाता, 13 हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को।
अब वो 5 मुख्य क्या हैं वो भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो यदा कदा परीक्षा में आपके सामने आ जाते हैं। एक का नाम है रक्षा, दूसरे का नाम है दोस्तों ऊह, तीसरे का नाम है आगम, है ना, चौथे का नाम है लघु, और अंतिम जो आपका 5वां है उसका नाम है असंदेह। ये आपके व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा का मतलब होता है रक्षा करना भी व्याकरण का एक मुख्य प्रयोजन है। किसकी रक्षा करना? वेदों की रक्षा करना। तो वेदों की रक्षा करना व्याकरण का एक मुख्य प्रयोजन है। ऊह का मतलब होता है विभक्ति ज्ञान, कि वेद के मंत्रों में कहाँ कौन सी भक्ति का जो ज्ञान प्रदान किया गया है, आदि ज्ञान को प्राप्त करना भी व्याकरण का। जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे आपको विभक्ति ज्ञान नहीं होगा। बिना विभक्ति ज्ञान के मंत्रों के शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। आगम का मतलब नवीन ज्ञान की जानकारी करना, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञानार्जन करना, यह भी व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है। क्योंकि जब तक व्याकरण नहीं आती कभी भी शब्द का अर्थ नहीं आता, और वेद मंत्रों के शब्द तो वैसे ही कठिन है, तो उनको समझने के लिए, जानने के लिए, आपको आगम को समझने के लिए, वेदों को जानने के लिए, समझने के लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। लघु, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत विस्तृत बात को लघु शब्दों में आपके सामने प्रकट कर देता है, बहुत शॉर्टकट में, नोट्स रूप मान लीजिए इसको, आजकल आप नोट्स कहते हैं। ऐसे शॉर्ट रूप देने का साधन भी कौन है? व्याकरण। आपने देखा ई को यण अची, ई उ रिल री या वाराला, अ ई उ रिल री ए ओ वाई, इतना कहने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में आपने कह दिया ई को यण अची। तो एक मतलब भी 4 स्वर हैं, 4 का भी ह्रस्व दीर्घ करोगे तो 8 हो जाएंगे। तो शॉर्टकट करना भी वास्तव में व्याकरण का एक मुख्य प्रयोजन है। यही कमाल है, यही प्रयोजन है कि हमारे आदरणीय पाणिनि ने इतनी बड़ी संस्कृत की व्याकरण को केवल और केवल 3978 या लगभग 4000 सूत्रों में पिरो दिया। बताइए, इतना वैज्ञानिक और इतना शॉर्टकट मेथड किसी भी भाषा के ग्रामर में आज तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में किसी भाषा में नहीं देखा गया। एक है दोस्तों असंदेह। असंदेह का मतलब संदेह ही न होना। किसी भी शब्द के अर्थ को लेकर के, किसी भी शब्द को लेकर के आपके मन में संदेह हो और फिर उसको दूर करे ना, संदेह ही पैदा ना हो, इसलिए भी व्याकरण पढ़नी चाहिए। तो वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ें, विभक्ति ज्ञान के लिए पढ़ें, वेद मंत्रों के ज्ञान के लिए पढ़ें, और व्याकरण लघु करता है शास्त्र को, इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। और संदेह ही ना हो कि संदेह हुआ और फिर आपने पूछ लिया ना, संदेह ना हो उसके लिए नहीं, असंदेह के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। बताइए, अच्छा पढ़ रहे हैं ना हम? बातें समझ में आ रही है सभी के? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया आप समझ रहे होंगे। और मैं धीरे धीरे इसको इतना गजब कर दूंगा कि जब रीट का पेपर आएगा तो रीट के पेपर के दूसरे दिन या जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा यार राम कुमार जी सर ने पूरा पेपर ही बना दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पूरा प्रयास रहता है मेरा, जो भी करता हूँ काम ईमानदारी से करता हूँ। क्लासेज आप देख ही रहे हैं, यहाँ पेपर हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी आपके सामने है। किसी भी सीरीज़ को आप इसकी तुलना करके देखिएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके प्रश्नों की और अन्य जो भी आप प्रश्न कहीं भी आप देखते हैं उनकी तुलना करके देखिएगा, बहुत फ़र्क है। आपको लगेगा यहाँ दौरान भी चल रहा है, हम प्रश्न भी तैयार कर रहे हैं। और मेरी गारंटी है जिस टॉपिक की टेस्ट सीरीज यहाँ हो जाएगी उसका कोई भी प्रश्न बाहर चला जाए फिर कहना है मुझे। तो बहुत अधिक मेहनत से ये सब मैंने आपके तैयार किया है, आशा करता हूँ बहुत अधिक काम आएगा। साइड में जो आप देख रहे हैं चिन्ह आपके सामने लगा है, सरस्वती संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन का, इसको भी आप डाउनलोड करें। इस पर आपको बहुत अच्छी विशेष सामग्री शानदार तरीके से दे रखी है। आप यहाँ देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया फॉर्मेट में किसी भी एप्लीकेशन पर ऐसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले जैसे आप इसके अंदर जाएंगे आपको इसमें वीडियो क्लास मिलेंगी, जिसमें आपको अलग अलग, यानी ग्रामर में आप देखेंगे, व्याकरण में आप जाएंगे तो वहाँ लगभग 100 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। और शिक्षण विधि की जो आप क्लास देखेंगे 60 घंटे की शिक्षण विधि की क्लास आपको यहाँ मिलेगी। कुल मिलाकर के 160 घंटे की क्लासें हैं, लगभग 250 वीडियो हैं। कोई 35 मिनट का वीडियो भी है, कोई 1 घंटे का भी है, कोई 40 मिनट का भी है, पर 160 घंटे के लगभग वीडियो हैं। किसी भी विधि शास्त्र में, भाषा में आपको विधियाँ 60 घंटे की कोई आज तक पढ़ा दिया हो तो मुझे आके कह देना, मैं पूरा कोर्स आपके लिए बिल्कुल 0 पे कर दूंगा। यानी दुनिया हिंदी शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में और न जाने कौन कौन से शिक्षणों को मिला करके 50 घंटे क्रॉस नहीं करती, लेकिन मैंने हर चीज़ को, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैटर ज़्यादा दिया ना, जो आपके काम का मैटर है, जो आपके पूरी 30 में से 30 प्रश्नों को पकड़ने वाला मैटर है वो मैंने आपके लिए रखा है। प्रयास किया है कि आप एक वे में ना समझे तो दूसरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आप शुद्ध हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में समझाया है, आप अपनी भाषा में समझते हैं तो आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। दूसरी बात, इसके बाद में आप हस्तलिखित जो है नोट्स भी आप यहाँ देखते हैं और प्रिंटेड नोट्स भी आप देखते हैं। हस्तलिखित का उद्देश्य यह है कि जिस शैली में वीडियो आपको पढ़ा करके रिकॉर्ड करके दिया गया है उसी शैली में आपके नोट्स हो तो समझना आसान हो जाता है। उसके अलावा प्रिंटेड नोट्स भी आपके लिए दिए हैं। प्रिंटेड देने का उद्देश्य यह है कि मान लीजिए और भी अधिक मैटर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं कुछ और पढ़ा जाए,
आप संस्कृत विषय को धारण करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राम कुमार शास्त्री, राम कुमार जाट आपको क्या मैटर दे सकता है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा आपका सोपान आता है, उसमें है टेस्ट पेपर। इसी पीपीटी के बेस पर और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप सब लोगों के लिए फ्री होती है, वो सारी टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे पेपर आपको मिलेंगे। टेस्ट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़रूरी है आपको कम से कम इसकी गुणवत्ता का तो पता चले। टेस्ट पेपर में आप देखेंगे कोई एरे गरे टेस्ट नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार की क्वालिटी के शानदार टेस्ट हैं। आप टेस्ट में देखेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज से मेरा मतलब है वर्ण विचार, उसके बाद में लगभग 100 प्रश्न आपको इसके मिलेंगे। संधि में आपको पहले स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के, इसी प्रकार समास, कारक, प्रत्यय, अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन और शिक्षण विधि में एक एक चीज़ को ऐसा पहली बार एप्लीकेशन पर या ऐसा कक्षा शिक्षण आप पहली बार देखेंगे जहाँ शिक्षण विधि के हर टॉपिक को बारीकी से लेकर के उसके प्रश्न निर्माण किए गए। शिक्षण सहायक सामग्री अकेले के 150 प्रश्न आपके लिए रखे हैं। परीक्षा कहाँ से प्रश्न कर सकता है ऐसी संभावना, उसका अनुमान करके सारी विषय वस्तु मैंने आपके सामने रखी है, ताकि परीक्षा हॉल से बाहर निकलते आपको लगे नहीं कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं। तो टॉपिक वाइज है। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम है आपका उस पर आधारित टेस्ट पेपर भी मैंने आपके लिए 30 रखे हैं। तो लगभग 40 टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर हो गया आपके और 30 पाठ्यक्रम आधारित, जिसमें गद्यांश पद्यांश जो भी आपकी परीक्षा में आता है, और 15 शिक्षण विधि के सवाल हैं, तो 15 ग्रामर गद्यांश पद्यांश वाले और 15 आपके शिक्षण विधि के प्रश्न हैं। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख करके शानदार 70 टेस्ट पेपर यदि इसी प्रकार के प्रश्न आपको दे दिए जाएँ, कहाँ दिक्कत है बताइए। उसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आपको पूरी की पूरी जो मेरी ई नोटबुक है, ई मॉडल पेपर है, वो भी है वहाँ आपको मिलता है। ई बुक जो है मेरी है ना, ऑनलाइन जो संस्कृत सरस्वती के नाम से बुक आती है, वो पूरी बुक भी आपको उसी कोर्स में मिल जाती है ना। और एक मॉडल जो मेरा है संस्कृत सरस्वती के नाम से मॉडल पेपर भी मार्केट में है, वो मॉडल पेपर और मेरी बुक दोनों ही जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाती हैं। आप आराम से पढ़ें, बहुत ज़ोरदार और लाजवाब है। जिन साथियों ने सब्सक्रिप्शन लिया उनसे पूछिएगा एक बार और किसी अन्य कोर्स से तुलना करके देखिएगा, आपको अपने आप गुणवत्ता का फ़र्क चल जाएगा। अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ें, क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छा नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ तो सभी रहें, जो बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलता है, सिलेक्शन उसी का होता है। इसके अलावा लास्ट सूचना दोस्तों कि मैंने आज ये प्रारंभ किया है, कल से बहुत बढ़िया लेकर आऊँगा मैं। प्रश्नों की संख्या भी आपके लिए बढ़ाऊँगा, ये नहीं कि गुरुजी 10 प्रश्न लेकर आएँ, लेकिन 10 तो तैयार करो। मेरा एक ही सिद्धांत है कि जो भी करो 100% करो, इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो भी 100% देने का प्रयास करता हूँ। विशेष बात यह है दोस्तों कि यदि आप यूट्यूब पर लाइव क्लास देखना चाहते हैं कि सर हम लाइव क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं। निश्चित रूप से आप सारे कमेंट्स करके बताइएगा। अब अपन एक क्लास में भी ये कर रहे हैं कि 45 मिनट की क्लास पढ़ा करके 15 मिनट आपके सवालों के जवाब के लिए रखेंगे अपन, है ना, बढ़िया काम रहेगा। लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं तो रात 7 से 8 के बीच में मेरी लाइव क्लास होती है। संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ लाइव क्लास आपको मिलेगी। इसलिए इस चैनल को यदि आप आज जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। शाम को 7 बजे यानी रात को 7 से 8 बजे अपनी लाइव क्लास होती है, जहां इस समय अपन शिक्षण विधियों से संबंधित अपनी क्लास ले रहे हैं। शिक्षण विधियों में अपने व्याकरण शिक्षण को पढ़ रहे हैं, हमने संस्कृत शिक्षण विधियों की पढ़ ली है, अब अपन व्याकरण शिक्षण को पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण विधियों की क्लास से वहाँ पढ़ रहे हैं हम, यहाँ ग्रामर की टेस्ट सीरीज लगातार लेके हुए चल रहे हैं। जब अपने शिक्षण विधियों का एक टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसकी सीरीज ले लेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग यदि जितना अधिकतम जुड़ते जाएंगे उतना ही बढ़िया मैं आपके लिए काम करता जाऊँगा। धड़ाधड़ आप लोग कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ें, है ना, और मेरा काम भी जो है आप लोग देखेंगे अच्छा लगेगा बहुत आपको। तो रात को 7 बजे लाइव क्लास से जुड़ना नहीं भूलिएगा, और सुबह अपन 8 से 9 के बीच जो टेस्ट पेपर अपन श्रृंखला है उसमें भी आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। कुल मिलाकर के यहाँ मैं आपके तकरीबन 100 टेस्ट पेपर लेकर के आऊँगा। कितने? 100 टेस्ट पेपर, जिसमें आपके करीब करीब जो है 1000 के आसपास सवाल तैयार हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि 1000 सवाल ईमानदारी से लिख करके दिया आपको दिया जाए, कोई प्रश्न आपका बाहर निकल जाए। छोड़ो यार, क्या बात करते हो आप। ठीक है भैया, तो संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप जाइएगा, अपना ऐप भी है संस्कृत सरस्वती, आप लोगों भी देख रहे होंगे, सवाल में आपके आ रहा होगा। एप्लीकेशन को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, क्योंकि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यदि आप कोर्स, रीड, ई बुक, मॉडल पेपर, नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं खरीदते हैं तो भी आपके लिए 70 टेस्ट पेपर फ्री रहेंगे। क्या रहेंगे? पूरे के पूरे पेपर, ये 70 पेपर फ्री रहेंगे। तो आप इन पेपर्स को पढ़ें, इसके बाद यहाँ अपन लाइव क्लास के माध्यम से इनका विश्लेषण कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करना नहीं भूलें, क्योंकि वो आपके बहुत काम का होगा, आगे भी काम आएगा, आपके साथियों से भी काम आएगा। और जिन्होंने कोर्स लिया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग जो हैं और जुड़े, आगे जोड़ते रहें, श्रृंखला बढ़ाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ कल फिर टेस्ट पेपर के साथ 11वें प्रश्न से लेकर के, और कोशिश करेंगे कल मैं अधिक प्रश्न आपके सामने रखूँ। आज अनौपचारिक क्लास थी, मैंने कहा स्टार्ट किया है। देखिए आप लोगों का कितना प्यार प्रेम और आप कितने लोग यहाँ जुड़ जाते हैं। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।
मैं आकर देखूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। और रात की लाइव क्लास 7 बजे में अधिक से अधिक कमेंट्स किया करो, बहुत बढ़िया पढ़ा के भेजूंगा। अच्छा पढ़ेंगे तो जितना अच्छे आप लोग काम करेंगे उतना अच्छा मैं करूँगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।